हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम C++ विद उप्स कंसेप्ट का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखने जा रहे हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने काफी सारे कंसेप्ट्स को देख लिया है और ये है हमारा पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज फंक्शन ओवरराइडिंग? फंक्शन ओवरराइडिंग C++ में क्या होता है? तो गाइस यार, मैंने आपको प्रीवियस जो प्रैक्टिस सेट था उसमें बताया था कि फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होता है, लेकिन फिर भी यहाँ एक बार उसका कंसेप्ट समझना जरूरी है। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता था कि एक ही क्लास के अंदर, इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लास एक क्लास के अंदर एक ही नाम का फंक्शन बहुत बार यूज होता है। सबके पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं। एक ही क्लास के अंदर जो फंक्शन होता है उसका नाम सेम होता है। बहुत सारे सेम नेम के फंक्शंस होते हैं, लेकिन जो उसका पैरामीटर होता है वह अलग अलग होता है। तो ओवरराइडिंग क्या है सर? जो ओवरराइडिंग है इसमें इनहेरिटेंस का कंसेप्ट आता है। इनहेरिटेंस मतलब जो ओवरराइडिंग होता है वह सेम क्लास में नहीं होता, ये होता है हमारा डिफरेंट क्लास के अंदर। जो पेरेंट क्लास होता है उसके अंदर किसी फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं, उसके कुछ पैरामीटर्स होता है। सेम टू सेम वही फंक्शन हम चाइल्ड क्लास में यूज करते हैं, सेम टू सेम पैरामीटर्स के साथ। मतलब जो पैरामीटर हमारा पेरेंट क्लास में था, सेम टू सेम वही पैरामीटर, सेम टू सेम वही फंक्शन, मतलब एज इट इज जो फंक्शन होता है उसको हम डिराइव्ड क्लास में यूज करते हैं। उस कंसेप्ट को बोलते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। तो जो ओवरलोडिंग होता है वो होता है एक क्लास के अंदर, लेकिन जो ओवरराइडिंग होता है वो होता है डिफरेंट क्लास के अंदर। डिफरेंट क्लास, तो आपने क्या जाना कि जो ओवरराइडिंग है डिफरेंट क्लास के अंदर है। सेम नेम सेम पैरामीटर्स डिफरेंट क्लास। कुछ मुझे सिमिलर दिख रहा है, ओके। सेम नेम डिफरेंट पैरामीटर्स, क्या केवल सेम नेम और डिफरेंट पैरामीटर हो जाएगा? डिफरेंट पैरामीटर्स नहीं होता है, सेम होता है। फंक्शन इनसाइड फंक्शन, इसको बोलते हैं नेस्टेड फंक्शन। ये हमारा गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इस केस में? हमारा ए। जो ओवरराइडिंग है, ओवरराइडिंग एक कब होता है? ये होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ये होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि ओवरराइडिंग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है या फिर कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। तो जब ओवरराइडिंग हमारा रन टाइम हो गया तो जो ओवरलोडिंग है, जब फंक्शन को हम ओवरलोड कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, राइट। तो आई थिंक आपको जो ओवरराइडिंग का कंसेप्ट है वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस कैन लीड टू एम्बिग्विटी? कौन सी इनहेरिटेंस है जो अस्पष्टता का कारण बनती है? अस्पष्टता मतलब जिसमें कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है कि जो चीजें डिराइव हुई हैं वो कहां से हुई हैं। तो पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल समझाता हूं। तो जैसे हमने सिंगल लेवल इनहेरिटेंस को देख रहा है। सिंगल मतलब एक पेरेंट क्लास है और एक उसका डिराइव्ड क्लास। मल्टी लेवल, एक पेरेंट क्लास, फिर उसका डिराइव्ड क्लास, फिर उसका डिराइव्ड क्लास। मल्टी लेवल, अलग अलग लेवल पे हो रहा है। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसमें मुझे जानना है तो मैं आराम से जान पाऊंगा कि इससे डिराइव हुआ है। इसमें अगर इसको जानना है तो इससे डिराइव हुआ है, इससे डिराइव हुआ है। लेकिन जो मल्टीपल है, मल्टीपल उसमें क्या होता है? जैसे मान लो कि एक क्लास ए है, एक क्लास बी है और दोनों मिल के सी को डिराइव कर रहा है। जैसे मान लो यहाँ भी हमारा सो नाम का फंक्शन है, यहाँ भी सो नाम का फंक्शन है। तो अगर मैं सो को कॉल कर रहा हूं, मैं सो यहां भी है, सो यहां भी है, अगर सो फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूं तो कंपाइलर एक बार के लिए कंफ्यूज हो जाएगा कि किस सो को कॉल किया जा रहा है, जो क्लास ए के अंदर सो है उसको या फिर जो क्लास बी के अंदर सो है उसको। और इसी के कारण हमारा एम्बिग्विटी मतलब अस्पष्टता, स्पष्ट नहीं हो पाता है कि किसके फंक्शन को अपन कॉल कर रहे हैं। कंपाइलर गेट कंफ्यूज्ड। तो इस केस में जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है हमारा आंसर देखने को मिलता है। नेक्स्ट, विच कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन C++? जो C++ है उसमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम किस कीवर्ड से डिफाइन करते हैं? तो देखो, जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है उसका मतलब ये है कि इसमें कम से कम एक प्योर वर्चुअल फंक्शन होना चाहिए, एक प्योर वर्चुअल फंक्शन। और इसके अलावा हम इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता है। तो कौन सा कीवर्ड है? क्या एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट जैसा कोई भी कीवर्ड नहीं होता है, गलत हो जाएगा। बेस जैसा कोई भी कीवर्ड नहीं होता है, लेकिन जो वर्चुअल है, वर्चुअल कीवर्ड की हेल्प से हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट,
ए क्लास विथ वन और मोर प्योर वर्चुअल फंक्शन इज कॉल्ड। तो अभी मैंने आपको बताया था कि ऐसा क्लास जिसमें एक या एक से ज्यादा प्योर वर्चुअल फंक्शन है, प्योर वर्चुअल फंक्शन, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। हमने आपको अभी बताया जो इंटरफेस है ये जावा का कंसेप्ट है, सी प्लस प्लस में इसका कोई जगह नहीं है, और बेस क्लास मतलब हमारा पेरेंट क्लास। नेक्स्ट, विच ऑपरेटर इज यूज टू ओवरलोड फंक्शंस। बोल रहा है कि जैसे हम फंक्शन को ओवरलोड कर रहे हैं, जैसे मान लो कोई फंक्शन उसका नाम है फन, इसको मैं ओवरलोड कर रहा हूँ फन, और फिर यहाँ पैरामीटर में अलग कर रहा हूँ जैसे इंट ए, फिर ओवरलोड कर रहा हूँ जैसे पैरामीटर इंट ए कॉमा इंट बी। हमने क्या किया, फंक्शन को ओवरलोड कर दिया, मतलब एक ही फंक्शन है, एक ही नाम का फंक्शन है, काफी सारे फंक्शंस हैं और सबका पैरामीटर्स अलग है। जैसे यहाँ नल है, यहाँ एक पैरामीटर है, यहाँ दो पैरामीटर है। तो बोला कौन सा ऑपरेटर है, ऑपरेटर जिसके हेल्प से हम फंक्शन को ओवरलोड कर रहे हैं। तो क्या इसमें आपको प्लस सिंबल दिख रहा है कहीं ओवरलोड करते समय? नहीं। क्या इसमें स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर दिख रहा है? नहीं। क्या इसमें आपको पैरेंथेसिस दिख रहा है? नहीं। अब आप बोलोगे भैया यार जो पैरेंथेसिस है ये तो मुझे यहाँ दिख रहा है। गाइस यार ये तो फंक्शन का बाय डिफॉल्ट रूप है कि जब भी हम फंक्शन डिफाइन करेंगे तो ये तो हमारे पास पैरेंथेसिस तो आएगा ही, लेकिन पैरेंथेसिस हमें ओवरलोड करने में हेल्प नहीं कर रहा है। यहाँ बोला कौन सा ऑपरेटर है जो फंक्शन को ओवरलोड करने में हेल्प करता है। अगर ऐसा पूछता कि कौन सा ऑपरेटर है जो ओवरलोड होता है, तब हम शायद प्लस की तरफ जा सकते थे, राइट। लेकिन यहाँ बोला कौन सा ऑपरेटर है जो यूज होता है ओवरलोड करने में, तो ऐसा कोई भी ऑप्शंस में नहीं है जो ओवरलोड करने में हेल्प करता हो। तो नॉन ऑफ दिस इस केस में हमारा आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, C++ allows most operators to be overloaded except scope resolution operator, dot operator और ternary operator प्लस साइज ऑफ ऑपरेटर। सारे जो मैक्सिमम ऑपरेटर हैं ओवरलोड हो जाते हैं, लेकिन जो ये सारे ऑपरेटर्स हैं इनको हम ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्कोप रिजोल्यूशन जो ऑपरेटर है क्या उसको ओवरलोड किया जा सकता है, राइट। नेक्स्ट, विच फंक्शन इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ द स्कोप। कौन सा ऑपरेटर है जो ऑटोमेटिकली, कौन सा फंक्शन है जो ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है जब ऑब्जेक्ट होता है आउट ऑफ स्कोप जाता है। कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? जब हम ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, गलत हो जाएगा। ओवरलोडेड फंक्शन जब हम इसको कॉल करते हैं। लेकिन जो डिस्ट्रक्टर होता है जैसे ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्कोप जाता है तो इसको कॉल ऑटोमेटिक हो जाता है। व्हाट इज द यूज ऑफ फ्रेंड फंक्शन इन C++? फ्रेंड फंक्शन का यूज क्या है? देखो आपको एक चीज बताता हूं कि जैसे मान लो बाहर में कोई जा रहा है और आपका एक घर है, तो क्या जो बंदा कोई भी जा रहा है, कोई अननोन पर्सन है, क्या वो आपके घर में आके आपकी चीजों को यूज कर सकता है? आप बोलो यार मुझे उसको लाठी से मारना पड़ जाएगा बिना पूछे यूज करेगा, तो मैं बोलूंगा ओके। जैसे मान लो आपका कोई फ्रेंड आपका कोई दोस्त जिसका नाम है एक्स, क्या जो एक्स है आपके घर में आके आपके रूम को यूज कर सकता है, आपके साथ बैठ सकता है, आपके थाली में खाना खा सकता है, आपके फ्रिज बोल रहा हूं, आपके फ्रिज को यूज कर सकता है, आपके वॉशरूम को यूज कर सकता है। क्यों यूज कर सकता है? क्योंकि वो आपका फ्रेंड है, वो आपका फ्रेंड है, वो आपके प्राइवेट चीजों को भी एक्सेस कर सकता है। उसको आपने बाय डिफॉल्ट परमिशन दे रखी है कि यार तू मेरा दोस्त है, तू मेरा बाइक चला सकता है, तू मेरे घर आ सकता है। कोई रेंडमली आपके घर नहीं आएगा, आपके घर आएगा तो घर के अंदर नहीं घुसेगा, लेकिन फ्रेंड जो है आपके प्राइवेट चीजों को भी एक्सेस कर सकता है। तो जो फ्रेंड फंक्शन है इसका काम यही है कि कोई भी क्लास होता है उसके जो प्राइवेट मेंबर्स हैं उनको एक्सेस करना। टू इनहेरिट क्लास नहीं, टू क्रिएट वर्चुअल फंक्शन नहीं, टू एक्सेस प्राइवेट मेंबर्स ऑफ ए क्लास, यस। किसी भी क्लास का जो प्राइवेट डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस हैं उसको भी फ्रेंड फंक्शन के हेल्प से हम एक्सेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड जैसे इसका नेम सजेस्ट कर रहा है वैसा इसका काम है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग allows function call based on object type at run time? रन टाइम कौन होता है? तो देखो जब भी रन टाइम की बात है, रन टाइम, तो हमने आपको बताया था कि जो रन टाइम होता है, रन टाइम ये होता है हमारा क्या? ओवरराइडिंग, ओवरराइडिंग। और रन टाइम का एक्चुअल मीनिंग है डायनेमिक। डायनेमिक रन टाइम मतलब डायनेमिकली रन कर रहा है, मतलब डायनेमिक है, तो डायनेमिक इसका आंसर हो जाएगा। डायनेमिक आंसर। जो स्टैटिक है वो है कंपाइल टाइम।
कंपाइल टाइम, ठीक है। जो स्टैटिक है वो क्या है, कंपाइल टाइम। जो डायनेमिक, डायनेमिक मतलब रन कर रहा है, डायनेमिकली है मतलब रन कर रहा है। इन लाइन फंक्शन मतलब जो फंक्शन कॉल ओवरहेड को रिड्यूस करता है, रिड्यूसेज फंक्शन कॉल ओवर हेड फॉर फास्टर एग्जीक्यूशन, फॉर फास्टर एग्जीक्यूशन। फंक्शन के जो ओवर हेड होता है, फंक्शन कॉल का जो ओवर हेड, उसको रिड्यूस करता है, ज्यादा प्रोग्राम को लेंथ नहीं करता है, एक लाइन में इसको निपटाने की कोशिश करता है जिससे प्रोग्राम फास्ट एग्जीक्यूट हो सके। नेक्स्ट, इन सी प्लस प्लस विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी वर्चुअल। सी प्लस प्लस में कौन वर्चुअल हो सकता है? कंस्ट्रक्टर हो सकता है, डिस्ट्रक्टर हो सकता है, स्टैटिक फंक्शन हो सकता है। कंस्ट्रक्टर को आप वर्चुअल नहीं कर सकते, स्टैटिक फंक्शन को नहीं कर सकते, डिस्ट्रक्टर को कर सकते हैं। इसको क्या कर लेना, याद कर लो, इसको याद कर लो। इसको समझने जाओगे तो बहुत बड़ा इसका लॉजिक है। कंस्ट्रक्टर वर्चुअल नहीं हो सकता है, स्टैटिक फंक्शन वर्चुअल नहीं हो सकता है, लेकिन डिस्ट्रक्टर वर्चुअल हो सकता है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग फोर लूप। जो फोर लूप दिया गया है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। हमारे पास दिया है फोर, एक सेमीकोलन, फिर एक और सेमीकोलन, और इसके अंदर हमारा एक क्या है, ब्लॉक है। तो जो एवॉब फोर लूप है ये क्या आउटपुट देगा, इनवैलिड, इनफाइनाइट, फाइनाइट। देखो यहाँ कोई भी कंडीशन नहीं है, और जब कोई भी कंडीशन नहीं है तो हमारा क्या हो जाता है, इसको हम ट्रू मानते हैं। ट्रू क्यों? क्योंकि देखो जो फोर लूप है उसमें पहले होता है इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन होता है, फिर होता है कंडीशन, कंडीशन, और फिर होता है इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ हमारा इनिशियलाइजेशन होता है, यहाँ होता है कंडीशन, और यहाँ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। लेकिन कोई भी जब ऑप्शंस नहीं रहता है और दो सेमीकोलन हमारे पास रहता है तो कंपाइलर समझता है एक कंडीशन हमारा ट्रू है, और जैसे कंडीशन ट्रू उसको नजर आता है वो क्या करता है, इसको इनफाइनाइटली, इनफाइनाइटली इसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। तो इनवैलिड नहीं है, फाइनाइट नहीं है, ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। राइट। नेक्स्ट, और गाइज यार अगर आप टीआरई 4.0 की प्रिपरेशन कर ही रहे हैं तो आपके लिए मैं बहुत भयंकर रामबाण एक कोर्स लेकर आया हूं, जिसको पढ़ने के बाद आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस इसी को मल्टीपल टाइम्स पढ़ने की जरूरत पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप पहले जाके फ्री का डेमो वीडियो और फ्री का मॉक दे सकते हैं, और फिर आप इनरोल कर सकते हैं। आपको हमारे ऐप से या फिर वेबसाइट से इनरोल कर सकते हैं, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट, which of the following C++ feature enables a runtime polymorphism? runtime मतलब overriding, runtime मतलब overriding। और अगर compile time की मैं बात करूं, compile time मतलब overloading, रन टाइम मतलब ओवरराइडिंग, कंपाइल टाइम मतलब ओवरलोडिंग। तो जो ओवरलोडिंग है ये तो कंपाइल टाइम हो गया, कंपाइल टाइम। जो टेम्पलेट है ये कंपाइल टाइम हो गया। लेकिन जो वर्चुअल फंक्शन है ये हमारा क्या हो जाएगा, रन टाइम। इसी को हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म मानते हैं। राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर स्टैटिक मेंबर इन सी प्लस प्लस। जो स्टैटिक मेंबर होता है, स्टैटिक मेंबर और मेंबर फंक्शंस, उसके लिए कौन सा सही नहीं है, कौन ट्रू नहीं है। बिलोंग टू द क्लास, जो स्टैटिक मेंबर होता है वो क्लास से बिलोंग करता है, बिल्कुल सही बात। शेयर्ड बाय ऑल ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सबको शेयर कर सकता है, बिल्कुल। कैन एक्सेस नॉन स्टैटिक, जो स्टैटिक होता है नॉन स्टैटिक को, नॉट ट्रू, कौन सही नहीं है, ये गलत है। कैन एक्सेस नहीं कर सकता, कैन एक्सेस, कांट एक्सेस होना चाहिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत। नेक्स्ट, द एसोसिएटिविटी, the associativity of the ternary operator and bitwise and each। ternary operator मतलब, ternary मतलब क्या, जो दो इनपुट पे काम करता है। कंडीशन ट्रू है तो ट्रू, कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स। अच्छा, जैसे मैं मान लेता हूं a ग्रेटर देन b, एक्सक्लेमेशन a, फिर कॉलन, अगर जो a है लेस देन b, b, इसका जो टेर्नरी ऑपरेटर उसका सिंबल है a। अगर देखो कंडीशन ट्रू है, जैसे मानो a ग्रेटर देन b है,
कंडीशन ट्रू है तो ए रिटर्न करो, अगर नहीं है तो फिर अगर ए लेस देन बी है, अगर ए सही है तो बी रिटर्न करो, नहीं तो हमारे पास क्या है यहाँ 0 रिटर्न करो। अच्छा, जैसे अगर आप मान लेते हो एक कंडीशन दिया गया है और जो बिटवाइज एंड है, एंड तो ए एम्परसेंड बी और एम्परसेंड 1। अब बताना है कि जो इसकी एसोसिएटिविटी है वो कैसे काम करती है। देखो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है इसमें होता है एक एसोसिएटिविटी और एक होता है प्रेसिडेंस। प्राथमिकता मतलब कौन से जो ऑपरेटर्स हैं वो पहले काम करेंगे। एसोसिएटिविटी मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ एग्जीक्यूट होगा या फिर राइट से लेफ्ट की तरफ एग्जीक्यूट होगा। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 5, ए इज इक्वल टू 5 में लिखता हूँ, ए इज इक्वल टू 5 और बी इज इक्वल टू मैं लिखता हूँ क्या 7, तो कैसे एग्जीक्यूट होगा, क्या ऐसे होगा, ध्यान समझो। क्या जो ए है ग्रेटर देन बी है, क्या जो ए है ग्रेटर देन बी नहीं है, क्या जो 5 है 7 से ग्रेटर देन है नहीं है, तो ए नहीं होगा, यहाँ जाएगा। फिर चेक करेगा कि ए जो है लेस देन बी, क्या जो ए है 5 लेस देन बी, हाँ ट्रू है, तो बी आंसर इसका हो जाएगा 7। तो क्या लेफ्ट से राइट की तरफ एग्जीक्यूट होगा, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट नहीं, ए होता है हमारा राइट से लेफ्ट, यहां से एग्जीक्यूट होगा इधर से, मतलब इधर से आ रहा है इधर से। ए लेस देन बी, ए लेस देन बी है, 5 जो है लेस देन है 7 से, यस, तो बी रिटर्न कर देगा, मतलब डायरेक्ट 7 हमारा आंसर आ जाएगा। तो जो टेरनरी ऑपरेटर है वो होता है राइट टू लेफ्ट और जो बिटवाइज होता है वो होता है लेफ्ट टू राइट। पहले इन दोनों को चेक करेगा फिर इसको चेक करेगा। बोलेगा भैया हमें कैसे पता, हमें कैसे पता कि जो टेरनरी ऑपरेटर है वो राइट टू लेफ्ट है और जो बिटवाइज एंड है वो लेफ्ट टू राइट है। तो मैं बोलूंगा यार आपको जो एसोसिएटिविटी का जो टेबल है जिसमें आपको सारे मिलाकर 10-12 ऑपरेटर हैं प्लस जो प्रेसिडेंस है, प्रेसिडेंस का टेबल, इन दोनों को याद कर लो। एग्जाम में डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जो प्लस है और जो स्टार है इन दोनों में से पहले प्रेसिडेंस किसका है, दोनों का जो एसोसिएटिविटी है वो कैसी है, लेफ्ट टू राइट है, राइट टू लेफ्ट है, इसको आपको सीधे तौर पर याद करने की जरूरत है, डायरेक्ट इसका क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग divides the large program into a smaller programs known as dash, while the object oriented programming divides the larger program into a smaller entities known as dash. प्रोसीजर ओरिएंटेड मतलब जो सी लैंग्वेज का बात था, जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वह बड़े बड़े प्रोग्राम्स को छोटे पार्ट्स में बांटता है। उसको क्या बोलते हैं, बड़े प्रोग्राम्स को छोटे छोटे में बांटता है। क्या उसको डेटा बोल देंगे, नहीं। क्या उसको फंक्शन बोल देंगे, ओके फंक्शन बोल देंगे, ओके। लेकिन जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो लार्ज प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में बांटता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। सी प्लस प्लस में हम उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो सी नंबर हमारा आंसर हमें देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैन बी यूज टू रिड्यूस द फंक्शन कॉल ओवरहेड। फंक्शन कॉल ओवरहेड मैंने आपको अभी बताया था कि जैसे फंक्शन कॉल ओवरहेड की बात आए तो हमें इनलाइन फंक्शन तुरंत सर्च करना है। इनलाइन फंक्शन जो फंक्शन कॉल ओवरहेड को रिड्यूस करता है, ये सही हो जाएगा। वर्चुअल फंक्शंस नहीं, फ्रेंड फंक्शंस के बारे में हमने जान रखा है। डिवाइडिंग अ प्रोग्राम इनटू फंक्शन, अगर मैं प्रोग्राम को फंक्शन में बांट रहा हूं तो क्या हो जाएगा, मेक्स द प्रोग्राम इजियर टू कंसेप्चुअलाइज, प्रोग्राम को काफी आसानी से कंसेप्चुअलाइज किया जा सकता है, बिल्कुल। मे रिड्यूस द साइज ऑफ प्रोग्राम, फंक्शन में बांट रहे हैं तो साइज घट भी सकता है और साइज बढ़ भी सकता है, वो फंक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब सारे के सारे हमारे सही हैं। नेक्स्ट, ए नोटेशन यूज फॉर नल स्टेटमेंट इन सी, अगर नल स्टेटमेंट इन सी हम करेंगे तो क्या हो जाता है, ये होता है हमारा सेमीकोलन नल के लिए। ये क्या होता है, एम्प्टी स्ट्रिंग और ये है कॉलन। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। व्हाट इज द साइज ऑफ एम्प्टी क्लास, जो साइज ऑफ एम्प्टी क्लास है सी प्लस प्लस में एम्प्टी क्लास का साइज 1 माना जाता है। कंपाइलर 0 असाइन नहीं करता है, इसको डायरेक्ट याद करना है, 1 हमारा साइज होता है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ डायनेमिक डिस्पैच, जो डायनेमिक डिस्पैच होता है, डायनेमिक उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डायनेमिक डिस्पैच होता है, उसको बोलते हैं लेट बाइंडिंग। लेट बाइंडिंग जो डायनेमिक है मतलब रन टाइम है, डायनेमिक मतलब रन टाइम, मैंने आपको पहले बताया था डायनेमिक मतलब रन टाइम। और जो अर्ली बाइंडिंग है, अर्ली बाइंडिंग
ये होता है कंपाइल टाइम। देखो अगर अर्ली बाइंडिंग देता तो कंपाइल टाइम, अर्ली बाइंडिंग दिया है तो कंपाइल टाइम, लेट बाइंडिंग दिया है तो रन टाइम। लेकिन रन टाइम नहीं देखिए क्या दिया है, डायनेमिक। तो डायनेमिक मतलब क्या होता है, रन टाइम। क्या हो जाएगा ये, डायनेमिक। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, लेट बाइंडिंग। नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म फॉर कॉलिंग अ बेस क्लास मेथड्स इन एन ओवररिडन मेथड। बेस क्लास मेथड्स को अगर जो ओवरराइडिंग वाला क्लास है उसके अंदर हम कॉल कर रहे हैं तो उस टर्म्स को क्या बोलते हैं। क्या मेथड चेनिंग बोल देंगे, एक्सटेंशन बोल देंगे, ओवरराइडिंग बोल देंगे। मेथड ओवरराइड नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं मेथड एक्सटेंशन। मेथड को हम एक्सटेंड करते हैं। ओवरराइडिंग तो उस कंसेप्ट को बोलते हैं जो हम कर रहे हैं ओवररिडन मेथड्स में। मतलब जो हमारे पास हो गया बेस क्लास और यही हमारे पास हो गया चाइल्ड क्लास, इसके अंदर जो हम फंक्शन बनाए हैं सेम पैरामीटर, इसी के अंदर उसी फंक्शन को हम यूज कर रहे हैं, राइट। तो इसको बोलते हैं ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग का कंसेप्ट ओवरराइडिंग। लेकिन जो टर्म होता है उसको हम बोलते हैं मेथड एक्सटेंशन। नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन इफ अ क्लास हैज अ प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। अगर किसी क्लास के पास प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है तो क्या होगा। ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी क्रिएटेड, ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है। ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड इन मेन, मेन में ऑब्जेक्ट बन सकता है। कब से, ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग फ्रेंड फंक्शन। जो ऑब्जेक्ट है वह फ्रेंड फंक्शन के द्वारा क्रिएट हो सकता है। प्राइवेट है मतलब फ्रेंड फंक्शन अलाउड है। ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन प्राइवेट जो फ्रेंड फंक्शन है उसके तौर पे हो सकता है। ए और सी। व्हाट इज द करेक्ट वे टू डिक्लेयर अ प्योर वर्चुअल फंक्शन। प्योर वर्चुअल फंक्शन, इसको याद करो। प्योर वर्चुअल फंक्शन, वाइड वर्चुअल सो इक्वल टू 0। प्योर वर्चुअल वाइड, प्योर वर्चुअल वाइड सो एब्स्ट्रैक्ट वाइड सो एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता है कीवर्ड ऐसा कुछ। जो प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है प्योर, उसमें काफी सारे लोगों को लगता है कि प्योर लगता है, लेकिन प्योर नहीं लगता है, डायरेक्ट वर्चुअल कीवर्ड लगता है। वर्चुअल वाइड सो इक्वल टू 0 देना मैंडेटरी है। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए। व्हाट इज द मेजर प्रॉब्लम विद मल्टीपल इनहेरिटेंस। जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है, मल्टीपल मतलब ए से भी डिराइव हो रहा है, बी से भी, दोनों से सी डिराइव हो रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है कि ए से आया है कि बी से आया है। तो क्या कर देता है, एक कर देता है एम्बिग्यूटी, मतलब अस्पष्टता। समझ में नहीं आ पाता, अस्पष्टता। कंस्ट्रक्टर डुप्लीकेशन नहीं, एम्बिग्यूटी ड्यू टू डुप्लीकेट बेस क्लास मेंबर्स, यस। डिस्ट्रक्टर कंफ्यूजन, कंपाइलर कंफ्यूज करता है, डिस्ट्रक्टर थोड़े ही। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड पॉइंटर ऑपरेशन। कौन है जो एक वैलिड पॉइंटर ऑपरेशन है, कौन है। असाइनमेंट्स ऑफ पॉइंटर ऑफ द सेम क्लास, असाइनमेंट ऑफ पॉइंटर्स ऑफ सेम टाइप, सही बात है। सब्ट्रैक्टिंग और कंपेयरिंग टू पॉइंटर्स टू मेंबर्स ऑफ द सेम एरे, कर सकते हैं। असाइनिंग और कंपेयरिंग अ पॉइंटर टू 0, कर सकते हैं। मतलब सारे के सारे हमारे पॉइंटर केस में सही है। Which among the following variables is initialized to 0 by default? By default, by default कौन से जो वेरिएबल्स होता है वो 0 से इनिशियलाइज होता है, वो हमारा होता है कौन, एक्सटर्नल। जो ऑटोमेटिक है और जो रजिस्टर है वो बाय डिफॉल्ट गार्बेज वैल्यू से होता है। गार्बेज वैल्यू से क्या होता है, इनिशियलाइज होता है। नेक्स्ट, which of the following is a function of absolute loader besides loading। बोल रहा है लोडिंग के अलावा एब्सोल्यूट लोडर का कौन सा कार्य है। जो एब्सोल्यूट लोडर है, एब्सोल्यूट लोडर, इसके जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, लोडर, वो लोडिंग तो करता ही है, प्रोग्राम को लोड करता है, लेकिन उसके अलावा क्या क्या करता है। जो लोडर है वो एलोकेट भी करता है, लिंक भी करता है, री एलोकेट भी करता है। मतलब लोडिंग के अलावा ये तीनों काम करता है। नेक्स्ट, एलोकेशन आप इसके बारे में यहां से पढ़ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है मतलब जो क्लास का ऑब्जेक्ट होता है उसका ब्लूप्रिंट होता है, क्लास जो क्लास ब्लूप्रिंट होता है उसका जो ऑब्जेक्ट होता है मतलब उसका जो इंस्टांस होता है उसके बारे में कौन सा सही है, उसका स्टेट होता है, उसका बिहेवियर होता है, उसका आइडेंटिटी होता है। मतलब सारे के सारे हमें सही नजर आ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में कौन सा सही है। ए स्ट्रक्चर कैन नॉट हैव मेंबर फंक्शन। क्या जो स्ट्रक्चर होता है उसका मेंबर फंक्शन नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ बात नहीं है, होता है। द स्ट्रक्चर
कैन नॉट हैव प्राइवेट मेंबर्स, जो स्ट्रक्चर होता है उसके प्राइवेट मेंबर्स नहीं हो सकते हैं। द डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर ऑफ स्ट्रक्चर इज पब्लिक। यस, ये बात सही है। जो क्लास होता है उसका जो बाय डिफॉल्ट होता है प्राइवेट होता है, लेकिन जो स्ट्रक्चर होता है मैंने आपको पहले ही बताया था वो होता है पब्लिक। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, कौन सा ट्रू है, हमारा सी नंबर हमें नजर आ रहा है। अब मैं क्या करता हूं, स्ट्रक्चर और क्लास के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है उसके बारे में जानो, क्योंकि एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है। जो डिफॉल्ट एक्सेस है क्लास का वो प्राइवेट है, इसका पब्लिक है स्ट्रक्चर का। जो क्लास है उसको क्लास कीवर्ड से डिनोट करते हैं और स्ट्रक्चर को स्ट्रक्ट कीवर्ड से। डायरेक्ट क्वेश्चन। इनकैप्सुलेशन इसमें स्ट्रॉन्ग होता है, इसमें वीक होता है। मेंबर्स डेटा प्लस फंक्शन इसमें भी अलाउ है, इसमें भी अलाउ है। यही क्वेश्चन हमारा था, इसमें भी अलाउ है, इसमें भी अलाउ है, लेकिन यहाँ नॉट लिखा है, ये गलत बात है। एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक प्रोटेक्टेड प्राइवेट, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड तीनों दोनों में होता है। व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ ईओएफ, जो डेटा टाइप होता है ईओएफ का, ईओएफ मतलब एंड ऑफ फाइल, एंड ऑफ फाइल। इसका जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू मानते हैं हम वो होता है -1, और -1 मतलब इंट। विच क्लास एक्ट्स एज अ बेस क्लास फॉर ऑल एक्सेप्शन, जितना भी एक्सेप्शन होता है C++ में उसका पेरेंट क्लास क्या है, उसका बेस क्लास क्या है। तो देखो अगर यही मैं जावा की बात करूं, जावा की, तो उसमें हमारा क्या होता है, उसमें होता है थ्रोवेबल, जो एक्सेप्शन थ्रो करता है थ्रोवेबल क्लास। लेकिन हमें C++ के बारे में पूछा गया है तो वो होता है हमारा एक्सेप्शन क्लास। ये होता है किसके लिए, जावा के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स कैन नॉट बी ओवरलोडेड इन C++। तो देखो हमारे पास 5-6 ऑपरेटर ऐसे हैं जो ओवरलोड नहीं हो सकते हैं, बाकी सारा का सारा जो ऑपरेटर है C++ में वो ओवरलोड होता है। तो प्लस प्लस हमारे पास होता है, एरे ऑपरेटर होता है, लेकिन जो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर है, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, ये हमारा ओवरलोड नहीं हो सकता है। स्कोप रिजोल्यूशन स्कोप के बारे में बताता है कि हम जो ग्लोबल वेरिएबल्स हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं स्कोप वेरिएबल्स के हेल्प से। अगर एक प्रोग्राम के अंदर जो हमारे पास लोकल वेरिएबल है और ग्लोबल वेरिएबल है दोनों का नाम सेम है तो फिर हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करते हैं ताकि जो ग्लोबल वेरिएबल है उसको हम एक्सेस कर पाए। तो कौन नहीं हो सकता है, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। नेक्स्ट देखो, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर हो गया, हमारे पास डॉट हो गया, पॉइंटर टू मेमोरी ऑपरेटर हो गया, टेरनरी ऑपरेटर हो गया, साइज हो गया, ये सारे के सारे ओवरलोड नहीं हो सकते हैं। एन एग्जांपल ऑफ ए प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज डैश वेयर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर कंसीडर्ड ऑब्जेक्ट। तो जो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं उसमें सबसे तगड़ा आता है स्मॉल टॉक। जावा भी है, सिमला भी है, लेकिन प्योर हमारा स्मॉल टॉक है। जावा क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें प्रिमिटिव डेटा टाइप का कंसेप्ट आता है। स्मॉल टॉक जो लैंग्वेज है 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, लेकिन जावा केवल 99% है। क्या बात है, बिकॉज जावा अलाउज फॉर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जैसे इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, अभी मैंने इसके बारे में बताया था। ओके, ये भी एक कारण है। जावा सपोर्ट्स स्टैटिक मेमोरी को सपोर्ट करता है, ये भी कारण है। जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, ये भी इसका कारण है। इसलिए सारे के सारे इसके कारण हैं। अगर एक ऑप्शन चूज करने का ऑप्शन आता तो हमें ए के साथ जाना पड़ता, ये सबसे सटीक कारण है, लेकिन ये दोनों भी कारण हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस आर देयर इन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एब्स्ट्रैक्शन मतलब जो इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स को हाइड करता है, फंक्शनल डिटेल को शो करता है, वो हमारे पास 4 टाइप का होता है। इसका नाम हमें ध्यान रखना है। डेटा को एब्स्ट्रैक्ट करना, कंट्रोल को, प्रोसीजरल को और फंक्शनल को, चारों ऑप्शंस हमारे अवेलेबल हैं। Which of the following features of UP decreases the use of nested class? जो कौन सा UP का फीचर है जो नेस्टेड क्लास मतलब क्लास के अंदर जो क्लास होता है उसके यूज को कम किया? कौन? इनहेरिटेंस, बाइंडिंग, एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का क्या काम है? इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स को हाइड करना, फंक्शनल को दिखाना। बाइंडिंग का क्या काम है? ऐड करना। लेकिन जो इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस वह रीयूजेबिलिटी को बढ़ाता है, रीयूजेबिलिटी, और उसी के चलते हमें ज्यादा क्लास बनाने की जरूरत नहीं पड़ता है, हमारा काम चल जाता है।
तो C++ का हमने 3 लेक्चर देख लिया है, जिसमें हमने काफी सारे क्वेश्चंस को देख लिए और आई थिंक 70-100 क्वेश्चंस को देख लिया है। अब एक सेशन और आएगा इसका प्रैक्टिस का, जिसमें हम 40 to 50 क्वेश्चंस करेंगे और सारे का सारा आउटपुट बेस्ड करेंगे जितने एग्जाम्स में आए हैं अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जैसे एनबीएस हो गया, केबीएस, बीपीएससी, टीआरई, बिहार स्टेट, फिर एच टेट, यूपी टेट, जितने भी हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सब में का जो सबसे सिलेक्टेड क्वेश्चंस होगा वो हम एक वीडियो में कर लेंगे। दैट्स इट। तो आप इसको देख सकते हैं और फिर से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अभी तक आप बैच ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये बैच है इंडिया के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं सबको मैं करवा रहा हूं, ताकि एक एक चीज आपका कवर हो जाए, कहीं दूसरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं और कोई भी डाउट आएगा तो आपको यहाँ सिंपली मैसेज व्हाट्सअप हमें करना है। नंबर क्या है? 62 051 87 461। इस पे आपको तुरंत कभी भी आप